नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो जनाबे वाला कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान ने प्यादे चल तो दिए, लेकिन इस बिसात पर गलत, मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ गलत चालें चल दी, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की मईशत सख्त दबाव का शिकार हो जाएगी। और ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा हाल ना हो जैसा तुर्की का, लबनान का, श्रीलंका का हो गया। हमें ये याद रखना है कि हम किसी भी बैनुल-अक़वामी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकते, और जिन लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं और जिन लोगों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने हैं, या तो खालिसतन इखलाकी बुनियादों पर कर लें। अगर इखलाकी बुनियादों पर फैसले करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से जो है दुनिया भर के अंदर मामलात पाकिस्तान के बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हो जाएंगे। अगर मुफादात को सामने रख के करना है तो फिर बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हो जाएंगे। और अभी जिस नौइयत पे किए जा रहे हैं इसकी तो कोई भी बुनियाद नहीं। अगर इखलाकियात की बुनियाद पर करते हैं तो फिर मैं वाज़े रखूं कि वो तो सबसे अहसन है कि अगर मुल्क के फैसले या मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी या मुल्क की अपनी पॉलिसी जो यहाँ लागू होती है वो इखलाकियात के बुनियाद पर हो, इंसानियत की बुनियाद पर हो, इन उसूलों को सामने रख के हो, वो बेहतरीन पॉलिसी बनेगी। इखलाकियात की पॉलिसी को सामने रखा जाए तो फिर पाकिस्तान किसी भी ऐसे हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिसमें एक मुल्क जो है वो बिल्कुल हमला करने को तैयार ना हो, उसके अज़ाइम ना हो, या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उस पर कोई बड़ी ताकत गालिब आ जाए, दुनियावी ताकत गालिब आ जाए, हमला कर दे, या कोई भी और वजह बने। वहाँ पर पाकिस्तान का केस बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से यूक्रेन के मामले पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बिहेव कर रहा है, वहाँ पर इखलाकी बुनियादों पर यह बिहेवियर टॉलरेट नहीं होगा। मुफादात को अगर सामने रखते हैं तो मैं कुछ ख़ास कह नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन जो है मुकम्मल तौर पे नेटो का हिस्सा है भी नहीं, लेकिन यूरोपीय यूनियन इस वक्त यूक्रेन और रूस की जो भी जंग है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें यूक्रेन के साथ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हैं वो अमेरिका है और यूरोपीय यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम भी अगर उसके अंदर शामिल कर लिया जाए जो अभी मौजूदा तौर पर, क्योंकि आपको पता होगा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा अब यूके उस तरह से नहीं रहा ब्रेग्जिट के बाद, तो मामलात अक्सर तब्दील हो गए। ताहम यूरोप का हिस्सा ज़रूर है, और इस तनाज़े के अंदर यूएसए, यूके और यूरोप सब जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यह हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। अगर चाहें तो इसमें आप शुमारियात भी देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे शोबा तहकीक ने जो शुमारियात मुहैया की गई हैं उसमें पता लग रहा है कि शरह के हिसाब से हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट्स यही हैं, यानी कि वेस्ट, जिसमें यूएसए, यूके और यूरोपीय यूनियन। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो और रूस के इस तनाज़े के अंदर पाकिस्तान इकोनॉमिक बेनिफिशरी इस वजह से भी नहीं है क्योंकि जो एक्सपोर्ट से कवर नहीं हो पाता वो रेमिटेंस से कवर होता है, और रेमिटेंसेस को भी अगर देखा जाए तो क्यूमुलेटिव रेमिटेंसेस जो हैं उसमें भी यूके, यूएसए अगर वेस्ट में देखते हैं, फिर उसके अलावा मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो हैं बड़े अहम हैं जब रेमिटेंस का मामला आता है। और जो फहरिस्त मुझे मुहैया की गई है इसमें ज़्यादातर मुल्क जो कि मौजूद हैं या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या ऐसे ममालिक हैं जो कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं और वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात उन्होंने रखे हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके ज़ेर असर हैं, लेकिन जो चीज़ वेस्ट को मुतासिर करती है वो मशरिक़ वस्ता के उन ममालिक को भी मुतासिर कर सकती है। इस वजह से इनके फ़ैसले लगभग मुश्तरक ही होते हैं। अगर आप ऐसे कह लें कि एक जैसे ना हो, फिर भी मिलते जुलते ज़रूर होते हैं। पाकिस्तान इकॉनमी के लिहाज से इस जो भी डिसीजन मेकिंग जो कि की जा रही है उसमें बेनिफिशरी नहीं है। उसके असरात हम बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लों में देखें। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुझे शोबा तहकीक ने बताया तेल की कीमतें जो हैं वो अगर मैं सही कह रहा हूँ, मुझे जो बताया गया है वो ये है कि $130 तक पहुँचने की उम्मीद है या पहुँच चुके हैं, इसके या तो लगभग नज़दीक हैं या पहुँच चुके हैं। ऐसा मुझे शोबा तहकीक बता रही है कि उसके नज़दीक आ रहे हैं या वहाँ पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब अगर देखें तो
पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर उसके बड़े मनफी असरात हैं। आज मार्केट के आगाज़ के अंदर शोबा तहकीक ने मुझे बताया है कि 1400 पॉइंट तक की कमी जो है वो देखने में आई और अभी भी मार्केट बेइंतहा दबाव का शिकार है। मैं आपको बता रहा हूँ अब होगा क्या। अब लोग मुझसे पूछते हैं अब छोड़ो ये हुकूमत पे तनकीद वनकीद, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि देखिए हुकूमत ने अगर सुननी होती तो बहुत पहले सुन लेती। हुकूमत सुनना नहीं चाह रही, वो अपनी कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है इस वक्त बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन है। OIC का भी इजलास है, दूसरी जानिब जो है वो अदम एतमाद की तहरीक भी आने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ अनासर ऐसे भी होंगे जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये सलाह दे रहे होंगे कि बैनुल अक़वामी जो इस्टेब्लिशमेंट है, बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट है, वो अब उनके ख़िलाफ़ हो चुकी है। और उस बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट का क्योंकि बड़ा हिस्सा जो है वो वेस्ट से मुंसलिक किया जाता है, तो वेस्ट चूँकि उनके ख़िलाफ़ हो गई, उनको हटाना चाह रही है, हट जाएंगे वो उनकी वजह से। तो मेरा ऐसा तासुर है ऐसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ऐसा बता रहे हैं कि जी वेस्ट या जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो फ़िलहाल PTI की हुकूमत से गैर मुतमईन है। और उसकी वजह यही है कि 15 अगस्त के अंदर जो फॉल ऑफ काबुल हुआ उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गए हैं और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बिहेवियर उनके साथ रहा है उसकी वजह से वो थोड़े से एजिटेटेड हैं, तो वो एक तरह से सख्ती बरत रहे हैं। इसके इशारे तो मुख्तलिफ लोग देते रहे हैं। इस तक के मैं कहूँगा कि वज़रा के भी हल्के फुल्के इशारे इस तरह के रहे हैं कि जिनसे अंदाज़ा हो रहा है कि उनके साथ वेस्ट के साथ थोड़े ताल्लुकात स्ट्रेंज हैं। आपको पता है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार होता है, वो जब किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहते तो फिर उस मुल्क पर दबाव बढ़ जाता है, उस मुल्क की सियासी जमात के ऊपर भी दबाव बढ़ जाता है जो हुकूमत में होती है। तो मेरे ख्याल ये एक इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं और मेरे ख्याल से रशिया के साथ इस वक्त पर खड़े होना या रिलेशनशिप कायम करना, ये मेरा ऐसा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। ताहम अगर हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, ज़रूर उनके पास कोई ना कोई जवाब होगा, लेकिन इसका जो माशी फॉल आउट होगा वो 2-3 तरीके से होगा। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा हिट होगा सरमाए पर, US डॉलर पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, ये तो आप देखते जाएं। लेकिन लोगों के पास नोटू नहीं होंगे कि वो गिरती कीमतों पर भी रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन मार्केट में एंटर हो सकें। और ये हाल वही होगा जो माजी में बहुत मरतबा पाकिस्तान में हो चुका है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एकदम स्लम्प आ जाता है और कीमतें जो हैं वो आधी तक पहुंच जाती हैं, लेकिन ख़रीदार मौजूद नहीं होता। ये पहले भी हुआ, आधी मतलब 60% 65% ना। नहीं चाहिए था ऐसे, पाकिस्तान को मोहतात रहना चाहिए था, सही से अपने पत्ते खेलने चाहिए थे, अपनी चालें दुरुस्त होनी चाहिए थी। लेकिन अब हो गई गलती, अब क्या करें, हम गलती करने के बाद ही सोचते हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि दबाव तो बढ़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज आज इस चीज़ की अक्कासी कर रही है कि हमारे गलत फैसले और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तब्दीलियाँ किस तरह से पाकिस्तानी मईशत को पर असरअंदाज होंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फरीद आलम साहब। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी फरीद आलम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल दोबारा से कोशिश करता हूं कि फरीद आलम साहब। थैंक यू वेरी मच। जी फरीद आलम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आई कैन हियर यू। फरीद आलम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जनाब वाला बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान का अब जो भी मौक़िफ़ है, जी, जो भी अब मौक़िफ़ है, सही है गलत है, जो भी हमारे मतलब आमाल हैं, सही है गलत है, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन अब हमारी मईशत किस तरह से असरअंदाज हो रही है। हमने यूरोपियाई ममालिक की बात नहीं सुनी, अपनी की एक्सपोर्ट मार्केट को हमने धुतकार दिया और हमने बबांगे दहल ये कह दिया कि हमें इनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्यों इनकी बात सुने। ये हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट को हमने जो है वो मैसेज दे दिया और उसके साथ साथ रेमिटेंस की भी एक बहुत बड़ी जो है वो तादाद जो है वहाँ से आती है। तो अब क्या होगा? पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज तो ये बता रहा है कि जनाब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या कहते हैं आप? अली, ऐसा है कि आप मार्केट का हमारे साथ अपने इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ उनके गम में शरीक होंगे, लेकिन जाहिर है आपने प्रोग्राम के अंदर सारी चीज़ें उनको देनी है, उनको रियलिटी शो भी देना है
और एक थोड़ा सा है कि इस वक्त में वाले होल्डिंग है कि 90 की ऐसा सेंटिमेंट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का बचपन में इस बॉल पर बड़ी कोशिश की है कि अमल करें। उसने कहा था कि अ सेंटिमेंटलिस्ट इज वन हु डिजायर्स टू हैव द लग्जरी ऑफ एन इमोशन विदाउट पेइंग फॉर इट। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप जज्बात में आए और उस जज्बात की आपको कीमत ना अदा करनी पड़े। तो आपका जो आपने पॉइंट रेज किया, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। आई कांट हेल्प बट एग्रीइंग इट कि हमारी रशिया के साथ तो ट्रेड का बैलेंस $400 मिलियन ही है। बाकी तो हमारा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से लेना देना है। और ये जो मेरी नाकिस राय में, आई मे बी रॉन्ग, बट इस वक्त गुस्से में और चीज़ें देख के मुझे ये लगता है कि ये जो पॉलिसीज चेंजेस आती हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती हैं। ये एक विजिट से या एक ओवर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसको ना असेस करना चाहिए और ना हमें इतना रेडिकल स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं तो इस लाइन का बंदा नहीं हूँ, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो लोग समझते हैं, फॉरेन ऑफिस में जो देख रहे हैं, नई डेवलपमेंट्स जो दुनिया में हो रही हैं, उनको बेस बना के ये अच्छा आंसर वो लोग दे सकेंगे। मैं तो आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर, उसकी माशियत पे, जो इकोनॉमी पे उसकी यूएसआर यानी रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई का जो नुकसान है, उसमें अगर मैं आसान अपने नाजरीन को बताऊं कि हमें प्रॉब्लम 2-3 जगह पे आ सकती है और ख़तरनाक आ सकती है, वो ये है कि जहां हमने अपनी इंटरनेशनल वीट प्राइस देख लें, इंटरनेशनल शुगर प्राइस देख लें और इंटरनेशनल फर्टिलाइजर प्राइस देख लें। इन तीनों चीज़ों की इंटरनेशनल प्राइसेस हमारे पास जो मार्केट में रेट अवेलेबल है उससे कहीं ज़्यादा है। तो स्मगलिंग और होर्डिंग, ये दोनों मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में हमारे आवाम को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि स्मगल आउट होगी चीज़ें तो यहाँ केओस होगा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, प्राइसेस बढ़ेंगी। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल वीट, क्योंकि रशिया और यूक्रेन ज़्यादातर एक्सपोर्ट उनकी हमारे जैसे मुल्कों में वीट ही की है। शुगर भी अगर यहाँ मैं लैंडेड कॉस्ट करूँ तो 105-110 रुपए पर केजी पड़ती है अगर एक्स दैट एरिया जहाँ से ही निकलेगी। तो हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के पास अल्लाह का करम हुआ कि कस्टम ड्यूटियाँ, क्योंकि चीज़ 100 रुपए की चीज़ जो आती थी पहले वो अब 200 की आ रही है, तो एफबीआर के पास 268 बिलियन से वो रेवेन्यू में अपने सरपास कर गए और उसी को बेस बना के हम थोड़ा खुश हो रहे हैं एज अ कॉम, और हमारी गवर्नमेंट भी इसी के ऊपर थोड़ा सा कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने जब पेट्रोल पे और डीजल पे 10-10 रुपए की छूट दी और 5 रुपए की बिजली पे, वो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक वालों को तो शायद ना मिले, बट तो इस सब्सिडी की हमने एकेडी रिसर्च में अपनी नोट निकाला था अपने नाजरीन के लिए कि 100 बिलियन और 111 बिलियन, तो ये दो चीज़ों में हमारा इतना पैसा 100 बिलियन बिजली की मद में और तकरीबन 111 अरब बिजली ये तेल की मद में चला जाएगा। जो एक सिल्वर लाइनिंग जो अच्छी चीज़ है समझने की, वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस यहीं रहीं, लेट्स से 110 पे रही, 130 की मैं बात नहीं करता, ज़्यादा जज्बाती नहीं होता, 130 रही, 110 रही और अगले 3 महीने तक रही, तो हमारी इंपोर्ट है तकरीबन 1.5 मिलियन टन पर मंथ। तो उससे जो हमारा इम्पैक्ट आएगा वो तकरीबन आएगा, मेरा ख्याल है तकरीबन 100 बिलियन के और देर अबाउट। तो ये अगर तो अच्छी हमारे लिए तो ये ख्वाहिश है कि ये जो जंग बंदी या जो भी कहानी है, और अगर ऑयल थोड़ा वापस आ जाता है तो पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा है, वरना हमारे जैसे मुल्कों में इसका इम्पैक्ट डोमिनो इफेक्ट आएगा। और ये डोमिनो पिज़्ज़ा वाला इफेक्ट नहीं होगा, ये डोमिनो इफेक्ट में जो अगर खुदा न खास्ता वर्ल्ड रिसेशन में गया तो हर एक कोई प्रॉब्लम आएगी। और हम लोग क्योंकि एक स्टैंड, जिस तरह आपने शुरू में अपनी इंट्रोडक्शन में कहा, हम ले रहे हैं वो स्टैंड, तो शायद वो स्टैंड लेके उसके बेनिफिट जब तक आएंगे उस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका होगा। कि पाकिस्तानी मार्केट्स और बिलखुसूस एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा, क्योंकि नंबर 1 जब कॉस्ट ऑफ फंड्स बिल्कुल चेंज हो जाएगी
और उसके साथ साथ लिक्विडिटी भी हालात के अंदर शायद थोड़ा सा आगे जाके कुछ दबाव का शिकार हो। तो फरीद आलम साहब ज़रा तफसीली तौर पर हमें बताएं क्या होगा मार्केटों का, ताकि हमारे जहन में एक तस्वीर आए। जी फरीद आलम साहब, माजरत, मेरे ख्याल आवाज़ उन तक पहुंचने में शायद थोड़ी ताख़ीर से जा रही है, कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर। फरीद साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरे पूछे हुए सवाल का जवाब दे दीजिए। अब आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? जी। तो मैं आपका जो ब्रेक पे जाने से पहले जी उसी का जवाब। जी अली भाई, आपका जो ब्रेक से पहले वाला सवाल था वो मैंने जवाब नहीं सुन सका। सवाल आप चाहते हैं मैं आपको बताता हूं कि जो आपने रियल स्टेट और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड बात की, पहले उसको कर लेते हैं, फिर जी। काइंडली रिपीट कर दीजिएगा बिकॉज आई हैड लॉस्ट यू फॉर अ व्हाइल। जी। देखिए, रियल एस्टेट के अंदर अभी भी खासा जज्बात हैं और रियल एस्टेट में अभी एक्टिविटी कम हो गई है। मतलब जिस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही थी, ट्रांजैक्शंस आजकल कम हुई हैं, लेकिन वहां नहीं टूटी अभी तक। जी। जो आपने ओवर सप्लाई की बात की है, क्योंकि एक है लैंड के ऊपर काम होना, एक है कि बिल्ट अप यूनिट बन जाए, और हो सकता है कि बिकॉज ऑफ परचेजिंग पावर अब सेंट्रल बैंक की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक पॉलिसी है जिसमें वो ये हैं, और मेरा ख्याल है कि ये अभी हाउसिंग के अंदर ये जरूर है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई है बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स, सीमेंट और सरिये की बात, और लेकिन जो इस वाली इंडस्ट्री के अंदर देर सवेर तो हो सकती है, लेकिन लैंड से बहुत बेहतर है कि बिल्ट अप यूनिट्स या इंडस्ट्री चलने के बाद ये दो चार अगर स्लैक पीरियड भी आ जाए तो आई थिंक इकोनॉमी को एक हद तक जो किक ऑफ चाहिए थी वो मिली हुई है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से पाकिस्तान में। हमारी जो स्टॉक मार्केट है इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है, मुझे भी अब 30 साल हो गए इस वाली इंडस्ट्री से वाबस्ता, जो आज यहाँ है ये मैंने बहुत कम देखे हैं ऐसे कि जितनी कंपेलिंग वैल्यूएशंस इस वक्त हैं उतनी बहुत कम आई थी हमारी इस वाले पीरियड में 20 साल की नजर आई। लेकिन जो प्लस और माइनस सारा कुछ करके जो वैल्यूएशन का इतना ना, सबसे कंपेलिंग रीजन फॉर द न्यूज विद दिस एस्पेक्ट, अगर लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को बेस बना के थोड़ा सा ग्लूम में चले गए हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा ये भी याद रखना चाहिए। और 4 मल्टीपारी जैसी इकोनॉमी नहीं देता। बता के पढ़ाई मैं जरूर आपसे एग्री करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी ग्लूम है स्टॉक मार्केट पे, वो किसी और इंडस्ट्री में या किसी और सेक्टर में या किसी और एसेट क्लास में नहीं है। और इसमें मैं और आप ही हैं जो पार्ट ऑफ द ब्लेम हमारे ऊपर ही जाता है कि हम क्यों नहीं बता पा रहे अपने लोकल्स को कि क्या ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से आपको आपकी सरमायाकारी इतनी गिर गई है। बड़ी अहम बात आपने की है और बड़ी गौर तलब है, ख़ास तौर पे ये जो आपने बात कि बाकियों के साथ मवाजना किया जाए तो कैपिटल मार्केट जो है उसके हालात, मतलब ये है कि मैं अब किस तरह से उसी चीज़ को दोबारा से दोहराऊं, लेकिन बात फरीद आलम साहब ने बड़ी गहरी की है। सुनने वाले समझने वाले बात को समझ भी गए होंगे और बड़े ऐसा अंदाज में उन्होंने मामलात को बयान भी किया है और मुख्तलिफ एस्पेक्ट से उसको वे भी किया है कि क्या क्या मामलात हैं और किस तरह से आगे टर्न आउट हो सकते हैं। वक्त हमारे पास मुख्तसर है, वरना इस मौजू पर मजीद भी बात होती। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।